इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आप सभी को पता है, पिछले 15 दिनों पहले एकनाथराव खड़से ने यह स्पष्ट किया था कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। एक कहावत है, मराठी की कहावत है, तेल पन गेला न तूप पन गेला। ये कहावत है। इसके आगे ये है कि भाई हाथ में आया खाली बर्तन। एकनाथराव खड़से के साथ क्या यही होने वाला है? क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है कि उनके हाथों से भाजपा भी चली गई और राष्ट्रवादी भी चली गई और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया? आप लोगों को बताता चलो कि जब वो भाजपा से परेशान थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त उनकी बहू रक्षा खड़से से उनको हाथ धोना पड़ा था। वो रिलेशन जो था उससे हाथ धोना पड़ा था। अब जब ये भाजपा से राष्ट्रवादी में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो अब इनको अपनी बेटी के से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि बेटी ने इनका साथ छोड़ दिया है और बेटी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में ही रहकर राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही काम करने की बात कर रही है। राष्ट्रवादी से बीजेपी में जा रहे हैं तो जो बीजेपी के पहले नाराज कार्यकर्ता थे वो भी इनके सपोर्ट में नहीं हैं। जब भाजपा से राष्ट्रवादी में आए थे तब वहाँ पर लोग नाराज़ हो गए थे। अब राष्ट्रवादी से भाजपा में फिर से जा रहे हैं तो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता भी नाराज़ हो गए हैं। तो क्या जो एक जनमत था, एक जन आधार था, क्या एकनाथराव खड़से इस जन आधार को खो देंगे इसी उलटफेर के चक्कर में? इनके हाथों में क्या आएगा? क्या आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को बताइए, अपने विचारों को शेयर कीजिए कि क्या एकनाथराव खड़से जो हैं वो इस तरीके से भाजपा से राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी से भाजपा जो कर रहे हैं इसका उनको बेनिफिट होगा या लॉस होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इस बात को बताइए। फ़िलहाल जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि एकनाथराव खड़से को इस भाग दौड़ का नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्यों नुकसान उठाना पड़ेगा? तो जो जनाधार था उनका, उन लोग जो हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचकर चल रहे थे कि एकनाथराव खड़से भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एकनाथराव खड़से खंभीर थे, एकनाथराव खड़से अपने निर्णयों पे अडिग रहा करते थे। अभी जब भाजपा से वो परेशान हो गए, भाजपा के लोग उनको प्रताड़ित करने लगे थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। स्पष्ट तौर से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन का नाम लेकर उन पर आरोप लगाया था कि इन लोगों की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से मुझे भाजपा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है और भाजपा उनका साथ नहीं दे रही। अब आप इस चीज़ को समझिए कि विनोद तावड़े का नाम ले रहे हैं एकनाथराव खड़से कि विनोद तावड़े जो हैं उन्होंने सेटिंग की है। विनोद तावड़े वहाँ पर उनको दिल्ली में लेकर जा रहे हैं, इनका प्रवेश जो होगा वो दिल्ली में होगा। एकनाथराव खड़से विनोद तावड़े का नाम ले रहे हैं। विनोद तावड़े ने अभी तक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है और अगर इस तरीके से वो खुलेआम उनका नाम लेंगे तो विनोद तावड़े कुछ कहेंगे भी नहीं। विनोद तावड़े भले ही दिल्ली की राजनीति करते हों, लेकिन जो राज्य में आज भी देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, बावनकुले, इन सब नेताओं की अपनी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी था। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये लोग देवेंद्र फडणवीस, बावनकुले, गिरीश महाजन ऐसे नेता एकनाथराव खड़से को फिर से भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार कर पाएंगे? और अगर स्वीकार नहीं कर पाएंगे, जबरन इनको लाद दिया गया उनके ऊपर, तो उनका अस्तित्व क्या रहेगा, उनके अस्तित्व का क्या होगा? ये तो कहीं ना कहीं अस्तित्व की ही भी लड़ाई है। एकनाथराव खड़से जिन पर आरोप लगा रहे थे, खुलेआम अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, धड़ल्ले से एकनाथराव खड़से भी कर रहे थे और भाजपा के गिरीश महाजन हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, ये भी कहीं ना कहीं उनको बुरा भरा बोलने से चूक नहीं रहे थे। तो क्या ऐसे लोग फिर से एक साथ एक मंच पर दिख पाएंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जब लोगों से बातचीत की तो लोगों को ये कहना रहा कि जिन लोगों को दिन भर पानी पी कर कोसते रहे, गालियाँ देते रहे, ऐसा व्यक्ति उनके पड़ोस में बैठेगा तो किसको चल पाएगा? किस तरीके से वो लोग अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाएंगे और क्या वो अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाएंगे? तो साला गिरीश महाजन सावट आहे. आणि या ठिकाणी आता शेतकरी सिंगाडे घेऊनच उभा आहे. मागे गिरीश बाबांना सिंगाड्या गाठी होता ट्रॅक्टरवर जातात. आम्हीच मोठं केलं की नाही सगळं जामनेर तालुक्याला माहित आहे. कुठे होते गिरीश भाऊ? सर्वसाधारण एका प्रामाणिक शिक्षकाचा मुलगा, चांगला मुलगा आहे म्हणून त्याला उभं राहण्याचा प्रयत्न केला. इतर पेन्शन म्हणून दचकला असता. पण हे सगळं करत असताना नाथवच्या मागे काय जप्ती केली, आम्ही काय केलं?
मला तर बऱ्याचदा असं वाटतं की मी काही चला गेलो नाही, कोणाला पकडलं नाही, कोणा भिंतीमध्ये 4 भिंतीमध्ये मी 2-2 तास 3-3 तास कोणाशी गप्पाही करत नाही. कुणाला घेऊन गाडीमधून आपल्या ट्रेनमध्ये फर्स्ट क्लासमध्ये बसूनही मी कुणाला घेऊन कधी गेलो नाही. म्हणजे सगळं करत असताना असा का नाथावर काय गुन्हा केला? त्यांच्या मतदारसंघातली स्वतः राहत असलेली 7 लोकांची ग्रामपंचायत सुद्धा ते निवडून आणू शकत नाही. त्यांच्या मतदारसंघातली मुक्ताईनगर नगरपालिका आहे, तिथे सुद्धा भाजपचा अध्यक्ष आहे. परवा बोनवडला निवडणूक झाली, त्या ठिकाणी सुद्धा ते हारले. त्यांची मुलगी विधानसभेला उभी राहिली, ती सुद्धा पडली. मग मला एक सांगा, एवढी मोठमोठी पदे तुमची लायकी नसताना मी तुम्हाला दिली ना. आता तुम्ही पक्ष सोडून गेला, एखाद्या ठिकाणी बोंब पाडा, निवडून या आणि मग सांगा मी मोठं केलं, मी मोठं केलं, मी मोठं केलं. मला वाटतं स्वतःच्या पाठ स्वतःच्या आधार ठोकून घ्यायची आणि काहीतरी वायफाय आधी सांगितलेलं आहे की त्यांचं थोडं संतुलन बिघडलेलं आहे. तर तब्येत आपण बघताय ते माशा गिशा तळून घेत आहेत, त्याचे परिणाम काहीतरी उलटा व्हायला लागलेला आहे सध्या. तो एक परिणाम त्यांच्यावर आहे. गिरीश महाजनांची आता स्मरणशक्ती कमी झालेली आहे. माझ्या मागे पुढे करणारा, माझं लांगून चालन करणारा माणूस नाथाभाऊच्या आशीर्वादानं मोठा झाला. त्या ठिकाणी ह्याला कोणी ओळखत नव्हतं आणि प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ह्याने आपल्या मुलाबाळांचे शपथ घेऊन सांगावं की प्रत्येक निवडणुकीमध्ये पाय धरले की याने मला निधीसाठी प्रत्येक वेळी मला पैसा द्या, मला पैसा द्या आणि त्याला आर्थिक मदत मी करत गेलो. माझं तर मत आहे, कोणाची धरपकड करण्याची आवश्यकता नाहीये. काळे झेंडे दाखवून काय त्याच्यातनं त्यांना मिळणार आहे? खरं म्हणजे खडसेंचं असं झालंय की त्यांना आता नवीन मालक मिळालाय. त्या नवीन मालकाने सांगितलं तसं ते वागतात. आता जमिनीमध्ये जर त्यांनी कोण काळं केलं नसतं, तो काळे झेंडे दाखवायची वेळ थोडी आली, तो परिवारात राहिले, नवीन मालकाकडे थोडी जावं लागलं. त्यामुळे अशा काळ्या झेंड्यांना वगैरे घाबरणारे लोक थोडी होत आम्ही. असे काळे झेंडे किती दाखवले, आम्ही जनतेचे लोक आहोत, जनतेकरता काम करतो, जनतेला फायदा देण्याकरता या ठिकाणी आलो आणि जळगावची जनता आमच्यासोबत. मला वाटतं देवेंद्र फडणवीसांचा मालकच मी बरेच वर्ष होतो. मी सांगायचो त्याप्रमाणे ते करायचे, कारण मी विरोधी पक्षनेता होतो, मी पक्षाचा लीडर होतो. त्यावेळेस देवेंद्रजींना मी सांगायचो, बाबा रे हा कागद आणा, लगेच देवेंद्रजी मला कागद द्यायचे. देवेंद्रजींना मी म्हणायचो मला जरा हे ब्रीफ करून द्या, ते मला ब्रीफ करून द्यायचे. मग सारं जर देवेंद्रजीकडनं मी शिकलो किंवा करून घेतलं तर त्यांचा मालक मी होतो का? त्या सहकार्याची भूमिका आहे. मग देवेंद्रजींनी मधल्या कालखंडामध्ये अजित पवारांना काही दिवसासाठी, काही तासासाठी आपल्या मंत्रिमंडळामध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलं आणि त्यांच्याबरोबर संसार केला. मग अजित पवार हे त्यांचे मालक होते का? मग मालक आत्ता का बदलवून टाकला? त्या काळात का मालक बदलला? अशा गोष्टी बोलणं म्हणजे बालिशपणा आहे. अशा गोष्टीपेक्षा आपलं कर्तृत्व सिद्ध करा, कापसाला भाव द्या. कोणाचं तोंड काळं केलं आणि काय केलं हे तर जगाला माहिती आहे. ते कशाला बोलत राहता? नालायक असेल तर 40-42 वर्ष मी कशाला गेलो होतो ना? अशा नालायक माणसाच्या हाती तुम्ही का काम करत राहिले इतके वर्ष? अधिकृतरित्या पक्षाने आम्हाला कळवलेलं नाही, पण अधिकृतरित्या ज्यावेळेस पक्ष कळवेल त्यावेळेस त्यांचंही आम्ही स्वागतच करू. आणि तुम्ही एवढं मेट्रो सेवा देतील का, केंद्रात येते सेवा देतील का, राज्यात येते सेवा देतील का? मला वाटतं जो दिवा विझलेला आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही एवढं का बोलतायत मला कळत नाही. एकदा आपली कन्या त्या ठिकाणी हारली विधानसभेमध्ये आणि त्यांनी पार्टी बदलवून टाकली. म्हणजे तुम्ही 30 वर्ष निवडून आलात, 35 वर्ष तुम्ही त्या ठिकाणी निवडून आलात, 20 वर्ष तुम्ही लालदेवच्या गाडी फिरलात आणि मग नुसतं एकदा पडले म्हणून संपलं का सगळं पार्टीचं तुमचं पुण्य? हां, मग पार्टी तुमची दुश्मन होऊन गेली, तुम्ही पार्टी सोडून गेलात. तुम्ही पार्टी सोडून गेलात ना इथून. एकनाथराव खड़से का जो बिहेवियर है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी आदत है, वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित करने वाली है. मतलब वो अपने शब्दों पर कई बार काबू नहीं पाते हैं, बहुत ही आक्रोश करते हैं, जो कहना रहता है खुलेआम बोल देते हैं. इन सब बातों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता पहले नाराज़ हो चुके हैं. अब वो दिल्ली जाकर दिल्ली में कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से प्रवेश करने वाला हूं और दिल्ली के नेताओं के साथ ही मैं प्रवेश करूंगा. विनोद तावड़े जो हैं वो उनके साथ जाकर ये कर पाए हैं. लेकिन लोग तो ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो उनकी बहू ने करवाया है. उनकी बहू को सीट चाहिए थी और पहले जो बात चल रही थी उस वक्त ये कहा जा रहा था, लगभग साल भर से ये चीज़ें आगे आ रही थी कि एकनाथराव खड़से का जो बिहेवियर है, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है,
उसकी वजह से रक्षा खड़से को परेशानी आ सकती है और रक्षा खड़से का पत्ता बीजेपी कट कर सकती है। तो रक्षा खड़से ने अपनी सीट को सलामत रखने के लिए ये तड़जोड़ करवाया है, ऐसा स्पष्ट तौर से लोग आरोप लगा रहे हैं, लोग ये बातें कर रहे हैं। गिरीश महाजन को नीचे रखते हुए, गिरीश महाजन के सभी अरमानों को ताक पर रखते हुए रक्षा खड़से, विनोद तावड़े, इन लोगों ने एकनाथराव खड़से की बीजेपी प्रवेश की लाइन लगा दी है। हालांकि बीजेपी प्रवेश अभी तक हुआ नहीं है, 15 दिन पहले 15-20 दिन हो गए होंगे इस बात को, तभी एकनाथराव खड़से ने मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा था कि मैं है सो उसमें प्रवेश करने वाला हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में मैं जब प्रवेश करूँगा तो ये प्रवेश जो होगा वो दिल्ली में होगा। देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से एकनाथराव खड़से प्रवेश करते हैं और एकनाथराव खड़से कब प्रवेश करते हैं, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी उम्मीदवारी अर्ज जो है भरने की शुरुआत हो चुकी है और मुझे और लोगों को भी ये लग रहा है कि एकनाथराव खड़से इस तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेते हुए अभी फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए और उनका प्रवेश पोस्टपोन रहेगा। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि राजनेताओं के लिए कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है, राजनेता दल बदलू होते हैं, ये कई जगह लिखा भी है और लोगों का भी यही मानना है कि राजनेता दल बदलू होते हैं, वो अपनी बातों पर टिकते ही नहीं हैं। इस बारे में आप मोदी जी को भी अगर ले लेंगे तो लोग मोदी जी के लिए भी यही कहते हैं कि वो अपने शब्दों पर टिकते नहीं हैं। हालांकि राज्यसभा का लोकसभा के चुनाव जो हैं वो अब बस आने ही वाले हैं, जून में इसका नतीजा आएगा। और जैसा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार कर पाती है, क्या जलगांव के 2 सांसद उस 400 पार के नारे में साथ दे पाते हैं। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या। गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।